सबको सब चीज को किनारे कर दीजिए। मैंने क्या काम किया उसको किनारे कर दिए। एक चीज जिसने मेरे को चुनाव हरा दिया, बैड लक। बैड लक। जांच सर्वे करने वाली एजेंसियां वो भी चूक कर गई कि वो अलग ही स्फीयर में रहते हैं, अलग ही दुनिया में रहते हैं, उनका अलग ही आकलन रहता है, जमीन से वो संपर्क में नहीं रहते। तो लोग अपने बंदे को चाहते ही हैं कि आगे बढ़े। अगर कुछ और परिस्थिति होती तो आप और कर सकते थे, मुख्यमंत्री ही बनते तो स्वाभाविक है और कर सकते थे। ऊपरी तौर पे जो सीधे तौर पे दिखता है, कांग्रेस को बड़ा लॉस हुआ है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा। राजस्थान मध्य प्रदेश तो लगा ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि वो चुनाव हार जाएगी। कांग्रेस क्या, जो तमाम सर्वे करने वाली एजेंसीज थी, उन्होंने भी एक राय रखी और यह बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत जाएगी। ₹2.5 किलो गोबर, तमाम तरीके की स्कीम्स, किसानों का कर्जा माफ, तमाम तरीके के वायदे लगा कि छत्तीसगढ़ तो केक वॉक है, भूपेश बघेल सरकार बना लेंगे। मुख्यमंत्री अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में बुरी हार हुई कांग्रेस की। वो कांग्रेस नहीं बचा पा रही। हमारे साथ टीएस सिंहदेव साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, हेल्थ मिनिस्टर थे, सरगुजा के राजा हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री का 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां हुई कि 2.5 साल मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और दुर्भाग्यवश सर इस बार 94 वोटों से चुनाव लगभग हार गए। सर टफ लक बोलूंगा, लेकिन बैड लक। बैड लक। सर क्या रहा, छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चुनाव हार जाएंगे आप लोग। लग रहा था कि नहीं, मध्य प्रदेश फंसा है हुआ है, तेलंगाना फंसा हुआ है, राजस्थान फंसा हुआ है, छत्तीसगढ़ कभी नहीं लगा कि फंसा हुआ है। इसमें आकलन करने की जरूरत है, क्योंकि केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, बहुत सारा, जैसे आप लोगों ने, आपने खुद कहा कि जांच सर्वे करने वाली एजेंसियां वो भी चूक कर गई। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा वातावरण कोई भांप नहीं पाया। कांग्रेस होता तो अपने चश्मे से देख रहा है कि हम तो जीतेंगे, हम तो जीतेंगे। अन्य दल है वो अपने नज़र से देख रहा है। मीडिया हम लोग मानते हैं कि एक न्यूट्रल चैनल है, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, और उन्होंने भी प्रोफेशनल से ही करवाया। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, मेरे को लगता है, और रहता भी है तो किसी किसी चैनल का हो सकता है, सबका नहीं। अलग विचारधारा के चैनल्स हैं, अलग संपर्क के चैनल्स हैं, अलग सोच के चैनल्स हैं, और सभी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार देखी थी। तो क्या कारण हुआ और नीचे जाने की आवश्यकता है। ऊपरी तौर पे जो सीधे तौर पे दिखता है, कांग्रेस को बड़ा लॉस हुआ है ट्राइबल एरिया में और शहरों में। ये सीधे तौर पे दिखता है कि पिछले बार 20 अगर शहरी क्षेत्र मानिए, जहां या तो नगर निगम होंगे या 40-50% से ज्यादा आबादी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत की है, तो इनमें 20 में से 16 सीटें पिछले बार कांग्रेस जीती थी, अब की 3 जीती है। और इसी तरह से ट्राइबल सीटों में जो 29 आरक्षित ट्राइबल की सीटें हैं, पिछले बार मेरे ख्याल से 25 कांग्रेस जीती थी, इस बार 11 जीती है। तो 14 वहां, 17 यहाँ, 14, 17, 31 सीट तो यहाँ पे नुकसान हो गई यहाँ। तो ये 2 क्षेत्रों को स्टडी करने की आवश्यकता है कि क्या हुआ। सर मेरे को लगता है कि कांग्रेस बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी छत्तीसगढ़ में, और चूंकि मैं जर्नलिस्ट हूं और अपनी बात मेरे को लोग जानते हैं, खुल के रखता हूं। नेशनल मीडिया में, मैं आप भूपेश बघेल जी के बिहाफ पे तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया में इतना बढ़िया माहौल बना के रखा छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल साहब ने, कि शायद कांग्रेस के आला कमान को भी सही फीडबैक नहीं मिला। क्योंकि कांग्रेस के आला कमान के जो बड़े नेता हैं, जिनसे हमारी बात भी हुई, जो नीचे जो दूसरे पाली के नेता, उन सब लोग कॉन्फिडेंट लगा कि छत्तीसगढ़ तो हम लोग जीत रहे हैं। आपको लगा कि आपने मीडिया के जरिए, या छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने मीडिया के जरिए मिसगाइड कर दिया आला कमान को, यह संदेश भेजा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट रहे आप लोग? इसमें अक्सर मीडिया में बात आती है, आला कमान की भी आलोचना हो जाती है कि वो अलग ही स्फीयर में रहते हैं, अलग ही दुनिया में रहते हैं, उनका अलग ही आकलन रहता है, जमीन से वो संपर्क में नहीं रहते। तो क्योंकि आपने पूछा तो मैं जो तथ्य हैं वो रखने की कोशिश करता हूं। देखिए,
कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी। आपको ध्यान होगा चुनाव के पहले 28 जून को चुनाव के संदर्भ में स्ट्रेटेजी की बैठक 24 अकबर रोड में एआईसीसी कार्यालय में बुलाई गई थी। और उस बैठक में क्योंकि आपने ये शब्द इस्तेमाल किया ओवर कॉन्फिडेंस का, यही शब्द राहुल जी ने इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंट हमको नहीं होना चाहिए। ये 28 जून वोटिंग हुई 17 तारीख को, 17 नवंबर को, 28 जून को ये राहुल जी के शब्द थे। खड़गे सर थे, शैलजा जी थी, वेणुगोपाल जी थे, सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, इनके समक्ष ये 28 जून की बात हो गई, राहुल जी के शब्द हो गए। उन्होंने स्पष्ट तौर पे इस शब्द का इस्तेमाल करके कहा कि इससे हमको सतर्क रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से हमको सतर्क। भूपेश बघेल साहब ओवर कॉन्फिडेंट थे, मैं बोल रहा हूँ ये बात। और भूपेश भाई की भी जैसे बात आ रही है, कुछ हमारे लीडर्स थे वो कह रहे थे कि 75 पार, इस बार हमारी 75 से ज्यादा सीटें आएंगी। तो इसके दो पहलू होते हैं। एक हो सकता है कि मन में ये विश्वास हो कि हम और अच्छा करेंगे, 71 विधायक थे, सिटिंग सरकार काम अच्छा कर रही है तो और ज्यादा हम जीत सकते हैं। दूसरा, मीडिया में जाके कौन कहेगा कि हमारी 46 सीटें आएंगी, लेकिन कौन अपने आप को नीचे माहौल होता है ना कि हम 2.5 रुपए किलो गोबर खरीद रहे हैं, हम किसानों के कर्ज माफ कर रहे हैं, हम देखिए प्रियंका जी साथ में हैं, मैं वादा करता हूं। एक होता है आप कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन एक होता है कि आप बिल्कुल खुद भी इतने कॉन्फिडेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि नहीं ये तो हम जीत जाएंगे चुनाव। और तमाम पत्रकार और लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टर्स थे, जो मैं तो नहीं गया लेकिन जो मेरे साथी सहयोगी गए दूसरे चैनल्स के दूसरे अखबार को, उनको ये फीडबैक था। एक मैं थोड़ा सा, चूंकि आपसे बात हो रही है और बड़ी कैंडिड बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपका चुनाव हारना, इसके पीछे एक बड़ी वजह रही कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लोगों को लगा कि आपको चुनाव जीता के भेजते हैं, और पिछली बार तो लगा कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर बना कि नहीं, 2.5 साल का फॉर्मूला है। आपका हारना और हारने के पीछे की वजह यह रही कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया आपको, तो लोगों को लगा कि नेताजी तो हमसे हर बार कह के जाते हैं राजा साहब, और मुख्यमंत्री तो बनाता नहीं आला कमान, तो उनको आप पर अविश्वास हो गया। इस बात के बारे में बोलने के पहले जो पिछली बात हो रही थी कि अपना आप लोग का खुद का आकलन क्या था, तो छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जो कोर कमेटी भी बनाई थी और जो कमेटी भी रहती है, चर्चा करती है, आकलन करती है आपस में, उन्होंने भी प्रोफेशनल्स लगाए थे। कुछ नाम हैं जो सबके सामने हैं, जिनको एम्प्लॉय किया काम दिया जाता है, उनने भी हमको आकलन दिया था। और उनका भी जो आकलन था वो 45-55 था, 52-62 था। तो ये बात, क्योंकि हम मीडिया में, कोई भी नहीं कहेगा कि हमारी स्थिति थोड़ी हमको कमजोर दिख रही है। आप चुनाव में जा रहे हैं और आप खुद ही कह दोगे कि नहीं हमारी तो स्थिति पिछले बार से कमजोर दिख रही है, तो आप और पीछे खिसकोगे। तो मीडिया में समय के पहले जो आदमी अपना चेहरा प्रस्तुत करता है वो उसी प्रकार का करता है। कोई नहीं कहेगा, भाजपा कह रही थी हम 90 सीट जीतेंगे, ये अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, भाजपा की तरफ से ये बात आ रही है कि 415 पार, लोकसभा अब की बार लोकसभा में 415 पार। तो ये चुनाव के पहले की पोस्चरिंग है जो हर पार्टी करती है। चुनाव से पहले पूरे 5 साल आपकी पोस्चरिंग थी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की, मुख्यमंत्री जी का, सब कोई करता है। ठीक है, अच्छी बात है। ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे इस बात को डिफेंड भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं भूपेश साहब को, ठीक है, अच्छी बात। भूपेश की बात नहीं कह रहा, कलेक्टिवली हम लोग काम कर रहे थे। भूपेश भाई तो एक मुख्यमंत्री प्रमुख व्यक्ति थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो हम लोगों के बीच में ये खुल के आकलन हुआ कि कोई ऐसा नहीं है कि इतनी, जैसा आप सोच रहे हो वैसी सीट आप सोच रहे हो, मतलब कि मीडिया में कहीं पर ये चल रही है बात, ऐसा नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटी से हम अनभिज्ञ नहीं थे, हारने का हम बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हारूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरकार नहीं बनेगी, सीटें कम आएंगी, ये लग रहा था, हर आदमी जान रहा था। हर कांग्रेस के व्यक्ति के दिमाग में ये बात थी इस बार कम सीटें आएंगी, जो 71 सिटिंग हमारे एमएलएस थे वो स्थिति नहीं होने वाली है। ये 52-62 वाला जो पैरामीटर था ये रियलिस्टिक लग रहा था। मुझे भी नहीं लगता था कि हम 50 से नीचे जाएंगे।
52 to 62 रियलिस्टिक लग रहा था, लेकिन चुनाव हुआ तो परिणाम देखिए कैसे आए। और मैं खुद चुनाव हारा। तो चुनाव हारने के पीछे कई कारण रहते हैं। आप कितना डिलीवर कर पाए, आप कितना कांटेक्ट रख पाए, कोरोना काल था, क्या मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में उतना समय दे सका जितना लोग उम्मीद कर रहे हो। वो तो ये नहीं देखेंगे कि कोरोना में इसको तो स्टेट को संभालना है। एक महामारी आ गई, वैश्विक महामारी आ गई, और उसमें इतनी चुनौती, कोई तैयारियां नहीं थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, देश में नहीं था, छत्तीसगढ़ तो छोड़ दीजिए। उन परिस्थितियों में कैसे अधिकारियों की टीम के साथ सब प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, विभाग के मंत्री होने के नाते समय देना, वो लोगों के ध्यान में बात नहीं रहती। उनको तो ये रहता आए कि नहीं। मैं 3 बार उस दरमियान गया भी तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को बोलता था कि मैं एक्सपोज्ड हूँ, मेरे को लोगों से मिलना पड़ता है, मेरे को अस्पताल भी जाना पड़ता है, और जगह भी जाना पड़ता है, तो मैं आपको कोरोना लेके ना आ जाऊं। और मैं 3 बार उस दरमियान कॉन्स्टिट्यूंसी गया और वापस आया, टेस्ट कराया। मैं बाहर जब भी जाता था टेस्ट कराता था, 3 बार पॉजिटिव निकला। यानी मैं कोरोना कैरियर के रूप में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो मुझे ध्यान में था। तो आप नहीं जाना चाहते थे? मैं बचाना चाहता था लोगों को, ठीक है, क्योंकि मैं सॉफ्ट टारगेट था कोरोना का, मुझे होना ही था कोरोना, जिस परिस्थिति में हम काम कर रहे थे। लेकिन लोगों का परसेप्शन, तो ऐसी बातों को भी ध्यान में रखना होगा। आपने मुख्यमंत्री की बात की, एक चर्चा का विषय हो गया था पिछले 2018 के चुनाव के पहले भी। लोग अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ाते हैं कि भाई अपना बंदा बन जाए, टीएस बाबा बन जाए मुख्यमंत्री। तो चुनाव का एक विषय था, और संयोग से 14 की 14 सीटें संभाग की आ गई। बिल्कुल, हमको अच्छा बहुमत प्रदेश में मिला। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी था जी, मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष भी था। एक अच्छा मैनिफेस्टो भी प्रेजेंट हुआ, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। तो लोग अपने बंदे को चाहते ही हैं कि आगे बढ़े मुख्यमंत्री। और मीडिया में जैसे ही मुख्यमंत्री का चयन हुआ, भूपेश भाई की घोषणा हुई कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे, उस दिन से 16 दिसंबर 2018 से लगातार ये बात, 17 को शपथ हो गई, 16 को घोषणा हुई, मीडिया में चला कि 2.5 साल का फॉर्मूला है, 2.5 साल का फॉर्मूला है। तो जो बंदा था उनका, जिसको वो चाह रहे थे कि आगे बढ़े, उनको लगा कि अरे भाई तो वहां पहुंच गया, 2.5 साल बाद इसको मौका मिलने वाला है, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हमारे यहाँ और काम होगा। और पता चला कि काम नहीं हो रहे हैं। वो पहले 2.5 साल में भी नहीं हुए, बाद के भी 2.5 साल में भी नहीं हुए, वैसे काम नहीं हुए जैसे लोगों की उम्मीद हो गई। डिसअपॉइंट हो गए, डिसअपॉइंट हुए, निश्चित रूप से लोग डिसअपॉइंट हुए। तो वो मेरी जवाबदारी बनती है, जो मैं कहता हूं कि अगर हारे तो सबसे पहले जवाबदारी किसकी? मेरी। मैं लोगों के बीच में उनका विश्वास नहीं बना पाया कि भाई आप जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो उसको विधायक तो जिंदा रखो, तब तो कल के दिन मुख्यमंत्री बनेगा। पर जो भी वातावरण बना वो मैं संभाल नहीं पाया। और सरगुजा मेरी सीट में भी, अंबिकापुर विधानसभा में भी, जो मैंने आपको ट्राइबल एरिया और शहर की बात की, तो ट्राइबल एरिया में मैं उतना पीछे नहीं रहा, बल्कि अच्छे परिणाम आए। लेकिन शहर के एरिया में मैं बहुत पीछे। शहर के एरिया में तो पूरी छत्तीसगढ़ में पूरी आपकी कांग्रेस पार्टी शहरी इलाकों में पीछे रही। वो जो शहर का वातावरण एक हो सकता है बन गया हो, जिसको हम लोग ना भांप पाए हो। चर्चा करते थे, जिस मीटिंग का मैंने हवाला दिया 28 जून वाली बैठक का एआईसीसी में जो हुई थी, उसमें मैंने इन बिंदुओं को रखा था। कि जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ध्यान क्या क्या चीज में देना चाहिए, तो मैंने ट्राइबल एरिया कहा था, मैंने अर्बन एरिया कहा था, मैंने वर्कर्स के मनोबल का कहा था, मैंने ये सारी बातों को उस दिन भी रखा था। तो ये टोटल मिला के कहीं ना कहीं उसका जो निचोड़ निकला, भाजपा ने कुछ अच्छे काम कर दिए। उनकी मोदी गारंटी उन्होंने तमाम दी उन्होंने। हाँ, मोदी गारंटी तो शब्द था। उन्होंने ये जो महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना लॉन्च की, इसको जिस तरह से लोगों के पास पहुंचाया, उनके वर्कर्स की, प्रोफेशनली उनने लोगों को एम्प्लॉय किया और फॉर्म भरवाए, 10-10 रुपए लिए फॉर्म के। फॉर्म भरने के आप तो देने गए थे, आपने 10 रुपए लिए, उनसे एक बॉन्डिंग कर ली। और कुछ लोगों को 1000-1000 रुपए भी उपलब्ध कराए। आजकल ये चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, मोबाइल से अकाउंट ट्रांसफर जो होने लगा है, तो ये चुनाव के दरमियान भी इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पे अब चालू हो गया।
ये मैंने महसूस किया पहली बार। सिस्टर भी मेरी चुनाव हारी, वो डलहौजी से लड़ी थी, हिमाचल से चुनाव लड़ी थी, वहाँ गवर्नमेंट बनी, बिल्कुल, लेकिन वो हार गए। और उस दरमियान ये बात हम लोग की जानकारी में आई कि वो तो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, लोगों के मोबाइल टू मोबाइल अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये सब महतारी वंदन के साथ ये पहली किस्त आपकी 1,000 रुपए की आ गई। तो लोगों को लगा कि पर्याप्त इतना शिफ्ट वोट शेयर का हो गया, मुफ्त राशन मिल ही रहा है किसानों को, सारी चीज को किनारे कर दीजिए, योजना मिल रही है, पैसा मिल को लगा कि भाई मुफ्त राशन मिल रहा है, सब चीज को किनारे कर दीजिए। मैंने क्या काम किया उसको किनारे कर दिए। एक चीज जिसने मेरे को चुनाव हरा दिया, महतारी वंदन योजना, व्यक्तिगत अगर अब तक सीमित रहे, और बाकी भी इसका प्रभाव पड़ा। एक सवाल है, और मैं बहुत कैंडिड और आपसे व्यक्तिगत, आपने बोला कि और आखिरी चुनाव है, आप इसके बाद कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? वो परिस्थिति दूसरी थी। मैं मान के चल रहा था, वोटिंग के बाद मैंने कहा, पहले नहीं कहा था। इस बार चुनाव लड़ने का मन भी नहीं था कई कारणों से, क्योंकि मुझे भी दिख रहा था कि मैं उतना डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना सामान्य रूप से गवर्नमेंट में रहते हुए होना चाहिए। तो मेरा मन थोड़ा हिला हुआ था, लेकिन सभी साथियों ने कहा कि नहीं, इस बार बाबा लड़ना है, आपको इस बार तो लड़ना है, आगे का फिर जैसा होगा। तो सभी वर्कर्स ने लगभग अपने जितने सीनियर्स थे, अन्य थे, वो एक तरह से, मैं विकल्प भी दे रहा था कि अपने बीच में से और देखिए, सब कोई भी लड़ लीजिए। उन्होंने कहा ये चुनाव नहीं, तो इसलिए मैं चुनाव में भी भाग लिया। भागीदारी भी रही, पार्टी ने भी जिम्मेदारियां दी मेरे को, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर तक बना दिया, डिप्टी सीएम भी। उसके बाद वो 28 तारीख को ही फैसला हुआ डिप्टी सीएम का, जिस दिन मीटिंग हुई थी। तो उन बातों को ध्यान में रख के मैंने कहा चलिए ठीक है। और मेरा जो व्यक्तिगत सोचना है कि क्रिकेट की एनालॉजी में अगर आप देखें तो हम लोग देखते हैं कि अपने इंडियन टीम में आखिरी तक खिलाड़ी खेलता रहता है, जब तक खींच सकता है। कपिल देव भी आखिरी तक, सौरव गांगुली आखिरी तक, राहुल द्रविड़, बिल्कुल राहुल द्रविड़ भी जबरदस्ती रिटायर कराया, अपना गावस्कर जी भी, वीरेंद्र सहवाग, हालांकि उनने आखिरी इनिंग में 97 बनाए, गलत अंपायर ने आउट दे दिया, सेंचुरी नहीं बना पाए। और ऑस्ट्रेलिया में देखिए, वो पीक में रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं कि ग्रेग चैपल ने अनाउंस किया, सेंचुरी मारी एडम गिलक्रिस्ट ने। तो एक सोच, मुझे भी ऐसा लगता है कि एक समय आता है, चेंज तो होते ही है, चेंज तो होना ही है। आप जिंदगी भर तो चुनाव लड़ोगे नहीं, तो आपको खुद को एक निर्णय लेना चाहिए कि अब उम्र का ये पड़ाव आ गया है, मैं 71 साल का हूं, अगले चुनाव जीत के मैं रहूंगा विधायक तो 76 साल का रहूंगा, उसके बाद अगर चुनाव लड़ता हूं तो 81 साल का रहूंगा। तो क्या आप नई पीढ़ी को भी मौका देना चाहिए कि नहीं? आपकी भी एक टाइम भी है, आपने कंट्रीब्यूशन भी किया, मुझे सेटिस्फैक्शन है, मुझे संतोष है अपने राजनीतिक कार्यकाल का कि मैं जो कर सकता था मैंने किया। I am satisfied with what I have contributed. There's always more you can do. अगर कुछ और परिस्थिति होती तो आप और कर सकते थे, मुख्यमंत्री बनते तो स्वाभाविक है और कर सकते। डिसअपॉइंटमेंट है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बने? सर बिल्कुल, आप चूंकि ईमानदारी से बात करते पूछ रहा हूँ। नॉट डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन करते मन में तो ये है कि और डिलीवर करते, अपनी सोच से डिलीवर करते, 100% अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलीवर करते। देखिए मेरे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल अधूरा रह गया क्योंकि फंड उपलब्ध नहीं हो पाए। मैं चीफ मिनिस्टर रहता तो 100% बन गया होता। हाँ, तो उस लिहाज तक इट्स नॉट अ सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बट नोइंग दैट रहते तो और बेहतर और करते, जिस क्षेत्र में काम करना है और करते तो ठीक है। पार्टी वाले कमान से बात हुई चुनाव हारने के बाद? नहीं, राहुल जी से, प्रियंका जी से, खड़गे जी से मैं मिला था। खड़गे जी का फोन भी आया था रिजल्ट के बाद में। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम इनफैक्ट कि फ़ोन करना उनने उचित समझा। सो वैसी बात हुई, बाकी तो मीटिंग्स में अभी बात हुई, और लोगों से तो मुलाकात नहीं। क्या आप राजनीति से रिटायरमेंट ले रहे हैं? नहीं, मैंने बल्कि रिजल्ट के बाद यही मैंने कहा कि मैं जीता होता तो 100% रिटायरमेंट की तरफ जाता। अब हारा हूं तो मैदान नहीं छोड़ूंगा, टीएस बाबा हार के मैदान नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पार्टी कहेगी तो? लोकसभा नहीं, मैं लोगों के साथ जिनका मैं मत नहीं ले सका, तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं उनके साथ समय बिताऊं
और उनके मन में विश्वास उत्पन्न कर सकूं पार्टी के प्रति, मेरे प्रति भी, और प्रदेश में भी एक सीनियर लीडर के रूप में पार्टी को बहुमत नहीं दिला सका, तो पार्टी के लिए मैं स्टेट में भी उपलब्ध रहूंगा, लोगों से मिलना जुलना। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिटाई होगी। दूसरी पार्टी की सरकार आई है, लोगों के ऊपर बहुत प्रकार की तकलीफें होंगी। अभी हुआ नहीं है, बुलडोजर चलने लगे हैं, लोगों के ठेलों को तोड़ना चालू हो गया है, लोग कहने लगे हैं कि अरे टीएस बाबा थे तब तो ऐसा नहीं होता था। अभी तो गवर्नमेंट नहीं बनी, तब ये हाल है, तब ये हाल है। अब तो और स्थितियां आएंगी, तो उनको मैं उस परिस्थिति में छोड़ नहीं सकता कि जब उनको लगेगा कि अरे बाबा तो हार गए। कुछ लोगों के मन में रहा होगा काम नहीं कर रहे, वोट नहीं दिया, कुछ को रहा होगा कि कर दिया हमने, काम किया लेकिन जीत नहीं पाए। अब बाबा रहते तो एक सहारा तो रहता। एक बात है, पॉलिटिकल जो तमाम कार्यकर्ता देख रहे हैं आपको पार्टी के, और जो तमाम देश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं, हमेशा ये परसेप्शन रहा, हम पत्रकारों में भी, मैं कुछ तमाम बातें नहीं बोल सकता, कुछ बातें ऑफ रिकॉर्ड होती है, लेकिन मैं सवाल ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं आपकी और भूपेश बघेल की 5 साल बहुत अच्छी बनी नहीं, मिल के काम नहीं किया। अब तो चुनाव सरकार चली गई, क्या मानते हैं कि वो जो संदेश होना चाहिए था कि आप एकजुट हैं, सारे लोग एकजुट है, वो संदेश आप लोग नहीं दे पाए? एकजुट रहते तो बेहतर होता। क्या आपकी और भूपेश बघेल की ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी? इस दिशा में हम लोग को और काम करने की जरूरत थी, इसमें कोई दो बात नहीं। और काम करने के अक्सर बड़े जो सीनियर लीडर्स हैं वो कम बात में अपनी बात कहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, और एक नेशनल पॉलिटिक्स के संदर्भ में पूछ रहा हूं। लोकसभा चुनाव आपके आने वाले हैं, पिछली बार बड़ा कॉन्फिडेंस हाई था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आप लोग चुनाव जीते थे, इस बार तीनों जगह आप हार गए हैं, कार्यकर्ताओं को मोराल डाउन है, मोदी जी की फेस पे चुनाव लड़ा गया। आपको लगता है हिंदी हार्टलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब कांग्रेस के पास आज की तारीख में नहीं है? आज मोदी जी आगे हैं परसेप्शन बैटल में, वो डेफिनेटली आगे हैं, और यही कारण है कि इंडिया अलायंस की बात हो रही है। वरना सभी पार्टियां अपने अपने प्लेटफॉर्म पे लड़े, अपने अपने सिंबल पे लड़े। सिंबल पे लड़ेंगी भी तो भी एक अलायंस के रूप में लड़ना चाहती हैं। गठबंधन की राजनीति 1977 से जो चालू हुई तो देश में हटी नहीं है। जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी तब से ये कोएलिशन की चली। सर, कांग्रेस ने कुछ चुनाव अलग अपने लड़ा, फिर उस कांग्रेस भी यूपीए पे आ गई। एनडीए तो हो ही गई थी, जनता पार्टी के बाद में दूसरा अलाइनमेंट बन गया था, दूसरा पॉलिटिकल एसोसिएशन बन गया था। तो देश में तो गठबंधन के ही राजनीति चल रही है। किसी को उस गठबंधन में बहुमत मिल जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन वो वही सिलसिला चल रहा है। तो यूपीए के आगे की सोच इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस तो इंडिया अलायंस अगर कारगर रूप से साथ आता है तो ये कोई प्रश्न ही नहीं है कि 415 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी। 415 नहीं आएगी, लेकिन चुनाव जीतने, सरकार बनाने के लिए तो यानी जो उनकी सोच है ये उसी दिशा में प्लानिंग हो रही है। अगर उनका बहुमत भी आ गया तो बड़ी बात होगी। अगर ये अलायंस अच्छे से वाकई में एकजुटता से काम कर पाया तो नहीं, तो वोट कैसे ट्रांसफर होते हैं उस पर डिपेंड करता है। वरना तो आंकड़े ही बता रहे हैं, एक तरफ 40% वोट शेयर है, एक तरफ 60% वोट शेयर है, तो कोई बहुत सोचने की बात उसमें है नहीं। ठीक है, ठीक है सर। देव साहब से बहुत कैंडिड बातचीत की हमने, उन्होंने तमाम बातों पर खुलकर अपनी सोच जाहिर करी। उन्होंने कहा है अच्छा लगा कि मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, हारने के बाद मैदान नहीं छोड़ूंगा। जीत जाता तो शायद बोलता कि रिटायरमेंट है मेरा, लेकिन हार गया हूं तो मैदान नहीं छोड़ के जाऊंगा। अच्छी बात है जब ऐसी बातें उस कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कहते हैं जो जिसका कार्यकर्ता बहुत डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहा है। उम्मीद की किरण जागी है, लेकिन सब बात की बात यही है, जातिगत जनगणना पे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भारी पड़ा है। तीनों जो स्टेट है वहां कांग्रेस की हार हुई है, हिंदी भाषी राज्य हैं। अब आगे की राह कितनी कठिन कितनी आसान वो कांग्रेस की लीडरशिप को तय करना है। लेकिन देव साहब से बात करके अच्छा लगा एक पत्रकार के तौर पर, और ऐसी ईमानदारी भरी बातें अगर राजनेता करते रहें तो शायद कार्यकर्ता भी भ्रम में नहीं रहेंगे, और पार्टी को भी, जो लीडरशिप है उसको भी स्ट्रैटेजी करने में आसानी रहेगी। रेड माइक के लिए सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला।